दूसरे लोगों उन्हें जब अमानुषिक अत्याचार और अन्याय किए तो खून खोल गया रामचंद्र मंडल का और उन्होंने गंडासे से काट के उनको फेंक दिया ताकि कुछ भी हो जाए अपने लोगों का अपमान सहन नहीं करना। और जब मुकदमा चला तो वकीलों ने कहा आप तो कह दो, झूठ बोल दो, हजारों की भीड़ थी, कौन ने मार दिया मुझे पता नहीं। रविशंकर जी वकील जानते हैं तर्क कैसे दिए जाते हैं। बोले अगर झूठ बोल दोगे, मैं रविशंकर जी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय की बात कर रहा हूँ, तो फांसी की सजा से बच सकते हो। रामचंद्र मंडल ने कहा मैं फांसी की सजा से नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता। एक रामफल मंडल शहीद होगा, फांसी लगने से हजारों और पैदा हो जाएंगे जो तब तक मरेंगे जब तक ये खबर नहीं हो जाता, भारत माता आजाद नहीं हो जाती। झूठ नहीं बोले, कहा मैं नहीं मारा, मैंने कहा क्योंकि मैं अपमान किया था हमारे लोगों का, भारत माता का। और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। मैं फिर उनके चरणों में प्रणाम करता। और मैं बधाई देता हूँ ओबीसी मोर्चा को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, पूरी टीम यहाँ बैठी है। आज आपने उनके शहादत दिवस के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। अरे पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? लोगों के मुंह से कौन न करो, छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन पक्ष पे खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे में गई वीर को चाहिए, वीर कहां से आएगा, भारत को मां कहकर माफी माथे से कौन लगाएगा। और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ सम्राट जी, आपको भी, विजय जी को भी, दिलीप जी को भी। आपने देर नहीं की और तत्काल ये फैसला सुना दिया कि शहीद का दर्जा राजकीय दर्जा दिया गया। ये भारत माता के चरणों में प्रणाम है, उनकी शहादत को प्रणाम है, और ये धार्मिक समाज के भी चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सीधा सरल सच्चा मेहनत दिखाने वाला, लेकिन अगर देश की आन बान शान को कोई उंगली उठाए तो प्राण देके भी उसका बदला देने वाला ये समाज है। हमारे देश में भी धार्मिक समाज के कई भाई बहन रहते हैं और मैं तो उनका मामी हूँ। धार्मिक समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की फांसी है। इसमें समाज की बलराम जी आप ऐसे कार्यकर्ता राष्ट्रभक्ति के भाव से प्रेरित होकर लगातार बिहार में अलग जगा रहे, मैं आप जैसे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करता हूँ। ऐसे कार्यकर्ताओं की हमारा देश तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो। अभी लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया 2047 तक विकसित भारत, और विकसित भारत के निर्माण के लिए मैं 3 गुना ज्यादा केवल देश के बारे में सोचते। ये बाकी पार्टियां बात करती, हमारे विरोधी दल पिछड़े वर्ग का सम्मान करते। ये बहनों और भाइयों, पिछड़े वर्ग को अगर सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया। नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक आयोग का, पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया। हमारे जैसे पिछड़े, अति पिछड़े जितने भी भाई बहन थे, आपको पता है नीट जैसे एग्जाम में भी 27% आरक्षण दिया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्रीय विद्यालय और बाकी अन्य संस्थानों और पिछड़े बच्चे भी पढ़े, इसके लिए प्रावधान करने वाले थे तो नरेंद्र मोदी जी थे।
बाकी लोग केवल बात करते गए। काका काले लेकर आयोग की रिपोर्ट को कभी लागू नहीं होने दिया हिंदुस्तान की धरती पर। अगर उसने प्रावधानों को ढंग से लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, भारत में जागरण का एक नया अभियान चल रहा है। सबसे पीछे रह गए समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम, समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहे। और एक बात ये नोट कर लें, स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिखा नरेंद्र, और स्वामी विवेकानंद ने कभी ये कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे वो देख नहीं सकते, जो बहरे वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। विश्व गुरु एक नरेंद्र काका स्वामी विवेकानंद और दूसरे नरेंद्र श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों से संपन्न है। और ये करने में संपूर्ण देश के साथ पिछड़े वर्ग का भी अतुलनीय योगदान है। और मुझे तो कृषि मंत्री बनाया है, ग्रामीण विकास मंत्री बनाया, और आज लगे आप सम्राट जी ने ये कह दिया कभी कई लोग रह गए जिनको घर नहीं मिले। हम नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, आप राज्य सरकार चला रहे हैं। बिहार के बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने 13 लाख मकान कहे अभी आवासी ने, 13 लाख मकान 4 साल में बना के दे दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब को ढंग से घर मिल जाए। मेरी बहनें बड़ी संख्या में आई है। मेरी बहनों, अभी कार्यक्रम में परसों प्रधानमंत्री जी का महाराष्ट्र के जलगांव में, बहनों को गरीब नहीं रहने देना है, आंखों में आंसू नहीं रहने देना है, मजबूर नहीं रहने देना है। बहनें आगे बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। उससे मेरी बहनों, लखपति दीदी बनाना है, गरीब नहीं रहने देना है। लखपति दीदी का मतलब है 1 लाख रुपया सालाना आमदनी घर का कामकाज करते हुए हमारी बहन की हो जाए, इसकी व्यवस्था करनी है। और उस दिन 11 लाख लखपति दीदी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। बिहार में भी विजय जी, सम्राट जी, दिलीप जी, मेरे मंत्री साथी बैठे, लखपति दीदी अभियान चलेगा। केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और हर बहन की आमदनी बढ़ के 1 लाख रुपया सालाना हो जाए, उसका इंतजाम होगा। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, जिंदगी बदलनी पड़ेगी। लोग रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। और इसलिए खेती के माध्यम से भी मंगल पांडे बैठे कृषि मंत्री हमारे, उन्होंने मखाने की बात मुझे कही। उन्होंने बताया कि मक्के का अच्छा बीज चाहिए, धान के बीज चाहिए, दलहन के बीज चाहिए। आप चिंता मत करना किसान भाइयों, बिहार के किसानों को भी मैं शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। ऐसे नहीं किसान को क्या मखाना ज्यादा करते हैं, पूरी दुनिया में धूप मची। मखाने के एक्सपोर्ट की अलग से व्यवस्था की जाएगी और अच्छे बीज भी बिहार के किसानों को उपलब्ध कराने में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपकी जिंदगी बदल, आपकी जिंदगी, गरीब की जिंदगी, किसान की जिंदगी, आम आदमी की जिंदगी, पिछड़ों की जिंदगी, उसके लिए दिन और रात काम करेंगे। आज मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे खेती हो और चाहे ग्रामीण विकास, गांव में सड़कों का सवाल, आजीविका मिशन के माध्यम से आमदनी बढ़ाने का सवाल, किसानों की आमदनी बढ़े, इसलिए 6 सूत्रीय रणनीति हमारी। एक, उत्पादन बढ़ाना है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना है। तीसरे, उत्पादन का ठीक दाम किसान को देना है ताकि घाटे की खेती ना करे, खेती फायदे का सौदा बन जाए, किसान की आमदनी कितनी है। घाटे की खेती से पेट नहीं भर सकती। और खेती ही है आज 50% से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है। और कृषि मंत्री के रूप में दिन और रात मेरी चिंता ये रहती है कि और अच्छा कर, और बेहतर कर। मोदी जी के नेतृत्व में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसान कृषि का विविधीकरण करना है, केवल परंपरागत फसलें नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, सब क्षेत्रों में काम करना है।
और प्राकृतिक आपदा आ जाए तो नुकसान की भरपाई की तो किसान टूट जाए। एक एक काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करेंगे। लेकिन आज तो हम अमर शहीद रामफल जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए हैं, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अरे अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए। और इस नेतृत्व का यही संकल्प है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, हम सब कार्यकर्ताओं का, कि हम देश के लिए जिएंगे, अपने समाज के लिए जिएंगे, जनता के लिए जिएंगे। सही अर्थों में उसी का जीवन सार्थक है जो कुछ करके उसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो मैं बधाई देता हूँ बलराम जी, आपको, पूरी टीम को, पिछड़ा वर्ग मोर्चा को। नहीं तो इतने घंटे तक लोग बैठते नहीं है, धीरे धीरे निकलने लगते हैं। लेकिन ये आपकी प्रतिबद्धता है और रामफल मंडल जी के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास है, तो चिंता से आप आए और हम करते हैं। रामफल मंडल के हमारे सारे उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भाइयों और बहनों, मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अमर शहीद रामफल मंडल जी की स्मृति को सदैव बनाए रखने के लिए बिहार सरकार ने जो आपसे कहा है, उन प्रयत्नों को किया जाएगा। और मेला लगे तो हम भी जरूर आएंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन को मरने वालों का यही माँ की निशा होगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, अमर शहीद रामफल मंडल की, भाइयों समाज की, हमें आगे भाइयों और बहनों की, मेरे भाइयों और बहनों की नमस्कार। हमारे मोर्चा के प्रभारी हमसे संवाद करेंगे। रामफल मंडल जी के शहादत दिवस में आज की श्रद्धांजलि सभा